नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो आज के लिए क्लास लेकर आ चुकी हूँ MSN की, जो कि स्टाफ नर्स मॉडल टेस्ट पेपर पार्ट 10 है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम का, जिसमें आपको MCQ मिलेंगे, साथ ही साथ फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आज की क्लास लंबी रहेगी, ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इसमें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हर एक एग्ज़ाम्स के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक एग्ज़ाम्स का हर एक स्टेट के रिपीटेड क्वेश्चन है GI सिस्टम के, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नॉर्सेट, एम्स, DSSB, ESIC, RRB, डॉक्टर RML, PGI चंडीगढ़, निम्हांस, ठीक है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिपमर, ठीक है, पुडुचेरी, GMCH, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सफदरजंग, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फॉर राजस्थान, UP, MP, कहीं के भी CHO के एग्ज़ाम्स के लिए, NHM के लिए, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और वहीं से मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं बनाए हैं आपके लिए। तो एंड तक देखना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आपको फुल कवरेज मिलेगा GI सिस्टम का। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट लास्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, जो कि DSSB 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में आपको मिलेगा द इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। टंग की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन हैं: जिंजिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, पैरोटाइटिस, द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, एंड स्टोमेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल कैविटी. And the right answer is option number B, glossitis. The glossitis is the term. It is used for the inflammation of the tongue. Inflammation of the tongue. It is known as glossitis. Okay. तो आपको यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें वही लिखा है। ग्लोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, जिंजिवाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, पैरोटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज सैलिवरी ग्लैंड, एंड स्टोमेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द इंटरवेंशन. द फॉलोइंग मतलब चार ऑप्शन जो दे रखे हैं ये. द फॉलोइंग आर इंटरवेंशन गिवन इन ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलम. ठीक है, ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलम की जो कंडीशन है उनमें ये जो इंटरवेंशन है इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट वन. चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलम के लिए सूटेबल नहीं है. ओके, अप्लाई द प्रेशर एट द पॉइंट ऑन द बैक नेक. ठीक है, नेक में जो पॉइंट होता है, बैक ऑफ द नेक में जो पॉइंट होता है उसमें प्रेशर अप्लाई करना है. एंडोस्कोपी सर्जरी करनी है, ब्लेंडराइज डाइट देनी है, या स्प्लिंट ओवर द सर्वाइकल रीजन देना है. चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आपका? आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, स्प्लिंट ओवर द सर्वाइकल रीजन जो है ये सूटेबल नहीं है पेशेंट को विद ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलम. ओके, आपका जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको. ब्लेंडराइज फूड जो आपको ऑप्शन में दे रखा था, ब्लेंडराइज फूड जो है आर प्योर फूड दैट आर थिन्ड विद एडिशनल लिक्विड so that can be consumed without chewing. And next is apply the pressure at the point on the neck. नेक में जो पॉइंट होता है उस पर प्रेशर अप्लाई करना है, और साथ ही साथ एंडोस्कोपिक सर्जरी ऑल्सो यूज्ड एज इंटरवेंशन इन डाइवर्टिकुला. तो ये चीज़ों को भी हम यूज़ करते हैं डाइवर्टिकुला की कंडीशन में. और बात रही लास्ट ऑप्शन की, स्प्लिंट over cervical vertebra, this is not appropriate intervention for the esophageal diverticulum. ओके, साथ में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग पुट द पेशेंट एट द रिस्क ऑफ. यहाँ पे बोला है अगर पेशेंट को फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है तो उसकी वजह से पेशेंट को कौन से रिस्क पे पुट करेंगे हम. फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट को कौन सी कंडीशन क्रिएट हो सकती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद हाइपरकैलेमिया, एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद हाइपोकैलेमिया. आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद हाइपोकैलेमिया. एक्सेसिव वॉमिटिंग से क्या होगा? एक्सपल्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड. अब गैस्ट्रिक एसिड जो है पूरा रिमूव हो जाएगा स्टमक से एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से. और साथ ही साथ जो पोटेशियम है फॉर्म द गैस्ट्रिक कंटेंट्स. तो पोटेशियम जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट को फॉर्म करता है. ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर में पोटेशियम की वैल्यू भी ज़्यादा होती है. अगर वॉमिटिंग की वजह से गैस्ट्रिक एसिड रिमूव होगा तो ऑब्वियसली पोटेशियम भी रिमूव होगा, और गैस्ट्रिक
एसिड के रिमूव होने की वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन होगी, साथ ही साथ हाइपोकैलेमिया भी होगा। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स। अगर पेशेंट को गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में पेशेंट को इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा इंटरवेंशन है जो नहीं करना है। एक्सेप्ट लिखा है ना, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि GERD वाले पेशेंट के साथ मैनेजमेंट नहीं करना होता है। ठीक है। प्रोवाइड दी सुपाइन पोजीशन आफ्टर द फीडिंग। ठीक है, राइट आंसर आपका ये है, क्योंकि पेशेंट को फीडिंग कराने के बाद सुपाइन पोजीशन नहीं देनी होती है। फीडिंग के बाद पेशेंट को प्रॉप्ड अप फॉलर्स पोजीशन में रखा जाता है जिससे कि रिफ्लेक्स ना आए। ओके। एंड ये जो बाकी के 3 ऑप्शन है ये राइट आंसर हैं। ये तीनों ही नर्सिंग मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं GERD वाले पेशेंट के साथ। ओके। द कार्डियक स्फिंक्टर एंड लोअर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस। कार्डियक स्फिंक्टर कौन सा है? ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है। ठीक है। और इस पोर्शन को हम बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर, या ये भी बोल सकते हैं लोअर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस, जो कि वीक होता है काफ़ी, जिसकी वजह से अलाउइंग होता है रीगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट बैक। जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसका रीगर्जिटेशन जो है अलाउ हो जाता है उसके वीक होने की वजह से ईसोफेगस में, और जिसकी वजह से रिफ्लेक्स ऊपर की ओर आता है पेशेंट के ईसोफेगस में। तो एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अलावा जितने भी बाकी मैनेजमेंट है वो GERD वाले पेशेंट के साथ मैनेज किए जाते हैं। ओके। एंड आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे जैसे आपने देखा है निसेन फंडोप्लिकेशन, ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है चॉइस फॉर अ चाइल्ड हु इज़ सफरिंग फ्रॉम GERD। अगर कोई चाइल्ड GERD के साथ गुजर रहा है, ऐसी प्रॉब्लम में है, तो उस पेशेंट बच्चे को सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाएगा निसेन फंडोप्लिकेशन। ओके। द नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक एस्पिरेशन कैन लीड्स टू। अगर पेशेंट का गैस्ट्रिक एस्पिरेशन किया जाएगा तो उसकी वजह से पेशेंट में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। हार्ट बर्न रेफर्स टू एन अनईजीनेस बर्निंग सेंसेशन। ठीक है। हार्ट बर्न में क्या होगा? पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगी, अनईजीनेस फील होगा। और ये कहाँ फील होगा ये पूछा गया है कि अनईजीनेस और बर्निंग सेंसेशन कहाँ फील होगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईसोफेगस में फील होगा हार्ट बर्न। ओके। द नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। ग्लोसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, एंड जिंजिवाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। ओके। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस का क्या कॉज है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो ये सारे गैस्ट्राइटिस के कॉज होते हैं। H पाइलोरी इन्फेक्शन, ओवर यूज़ ऑफ NSAID जैसे कि डाइक्लोफेनेक हो गई, आइब्रूफेन हो गई। ठीक है। ये जो मेडिसिन है ये NSAID के अंडर में आती हैं। इसके ओवर यूज़ की वजह से भी गैस्ट्राइटिस होता है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग की वजह से भी गैस्ट्राइटिस होता है। द नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन वायरल कॉज। अब यहाँ पे वायरल कॉज पूछा है, ठीक है, गैस्ट्राइटिस का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर CMV, साइटोमेगालोवायरस। ओके। साइटोमेगालोवायरस इज द राइट आंसर फॉर द मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस। ओके। द नेक्स्ट इज द टर्म दैट रेफर्स टू द पैसेज ऑफ ब्लैक एंड टेरी स्टूल्स। अब यहाँ पे बोला गया अगर पेशेंट को ब्लैक एंड टेरी स्टूल आ रहे हैं तो उस टर्म को हम मेडिकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलीना। ठीक है, मेलिना ये एक ऐसा टर्म है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं फॉर द पैसेज ऑफ ब्लैक एंड टेरी स्टूल्स। ओके। एंड द नेक्स्ट इज द मोस्ट रिगार्डेड गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस का गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा गया है यहाँ पे, और 4 ऑप्शन में से आपको देना है एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी एंड ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ठीक है, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ठीक है, तोड़ के पढ़ना है, EGD, ईसोफेगस गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ओके, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस की मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछी गई है, जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गैस्ट्राइटिस की वजह से पेशेंट के
पेशेंट में हैमरेज हो सकता है। हैमरेज क्यों? क्योंकि गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में वहाँ ब्लीडिंग के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। ब्लीडिंग हो गई तो हैमरेज हो जाएगा। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड एंड विद परनीशियस अनीमिया, क्योंकि गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में जो एक्स्ट्रा इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में परनीशियस अनीमिया की कंडीशन भी देखी जाती है साथ ही साथ। द नेक्स्ट इज यूरिया ब्रीथ टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. This is the repeated question of AIIMS Bhubaneswar Nursing Officer 2018 and urea breath test is exhaled breath is used to detect the presence of. अब आप जानते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो होता है ये एक एक्सेल्ड ब्रीथ होती है, बाहर छोड़ी हुई जो सांस होती है एक्सेल्ड ब्रीथ, ठीक है. एक टेस्ट होता है जिसमें एक्सेल्ड ब्रीथ में हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डैश 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 डैश, ठीक है. यूरिया डिटेक्ट करते हैं हम ब्रीथ में. अगर हमारे ब्रीथ में यूरिया प्रेजेंस है और डिटेक्ट हो गया तो मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है. और आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट था? आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको आप H पाइलोरी भी बोलते हैं. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या H पाइलोरी जो कि गैस्ट्राइटिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है. द नेक्स्ट इज आपको थोड़ा सा समझा दिया जाता है. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया प्रोड्यूस द एंजाइम कॉल्ड यूरिएज. आपको पता होना चाहिए कि जो H पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, अपनी प्रेजेंस में एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं यूरिएज, ठीक है. यूरिएज बोलते हैं. इन द यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो होता है यहाँ पे टैबलेट कंटेनिंग यूरिया, जो टैबलेट यूरिया कंटेन करती है वो पेशेंट को दी जाती है खाने के लिए. इफ़ पेशेंट हैविंग द इन्फेक्शन ऑफ H पाइलोरी इन स्टमक, अगर पेशेंट को स्टमक में H पाइलोरी का इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, इट ब्रेक द यूरिया इनटू द अमोनिया. अब ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा यूरिया को अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में विद प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरिएज. और किसकी प्रेजेंस में, यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज़ मेजर्ड आफ्टर द स्वेलोइंग इन द टैबलेट. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे मेज़र किया जाएगा कब, टैबलेट खाने के बाद. इफ़ द पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड देयर विल बी राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. अगर पेशेंट इन्फेक्टेड होगा तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा. इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट इन्फेक्टेड यूरिया विल बी एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. अगर पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, वो किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाएगा, ठीक है. तो ये थी आज की इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which medical diagnosis can the nurse expect when collecting the health history of a patient who is scheduled for एंट्रेक्टमी. एक पेशेंट को एंट्रेक्टमी के लिए शेड्यूल किया गया है, ठीक है. एंट्रेक्टमी के लिए शेड्यूल किया गया है पेशेंट को. तो इसमें बोला कि कौन सा मेडिकल डायग्नोसिस जो है नर्स एक्सपेक्ट करेगी जब वो हेल्थ हिस्ट्री लेगी पेशेंट की जिसको एंट्रेक्टमी के लिए शेड्यूल किया गया है. अब ये RAK राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज के MSc 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है. कैटरेक्ट, गैस्ट्रिक अल्सर, ऑटोस्क्लेरोसिस एंड ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गैस्ट्रिक अल्सर. यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं हम. गैस्ट्रिक अल्सर ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट बिकॉज यहाँ पे ये लिखा हुआ है द नर्स एक्सपेक्ट अ क्लाइंट टू हैव अ गैस्ट्रिक अल्सर. अब नर्स ये एक्सपेक्ट करेगी कि पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है व्हेन कलेक्टिंग ए हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम अ पेशेंट हु इज शेड्यूल फॉर एंट्रेक्टमी. अब पेशेंट को एंट्रेक्टमी के लिए शेड्यूल किया गया तो ऑब्वियसली शायद हो सकता है कि गैस्ट्रिक अल्सर ही हो पेशेंट को या स्टमक अल्सर हो, ठीक है. या इसको हम ये भी बोल सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर आर कॉमन इन लेसर कर्वेचर. जो लेसर कर्वेचर होता है उसमें गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा कॉमन होते हैं नियर द इंस्यूजरा एंड एंट्रम ऑफ द स्टमक. ओके. The एंट्रेक्टमी is a resection or surgical removal of the part of the stomach is known as antrum. एंट्रम पार्ट जो स्टमक का होता है उसको रिमूव करना ही एंट्रेक्टमी कहलाता है. और एंट्रम पार्ट में गैस्ट्रिक अल्सर होना मोर कॉमन है, मोस्ट कॉमन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एक्शन ऑफ रेनिटिडिन. अब फार्मा का ये क्वेश्चन है MSN के फार्मा से. जो रेनिटिडिन है इसका मेन एक्शन पूछा गया है कि पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को रेनिटिडिन दी जाती है. अब ये GIPMR का 2012 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है. तो आपको मेन एक्शन बताना है रेनिटिडिन का. आपके पास 4 ऑप्शन है. इंक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टालिटी, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिडिटी, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड इंक्रीज दी हिस्टामिन रिलीज. आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है. ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर में स्टिमुलेशन डिक्रीज हो जाएगा.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट। अब यहाँ पे डाइट के बारे में पूछा गया है कि कौन सी डाइट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है किस पेशेंट के लिए, विद एक्टिव अपर जीआई ब्लीडिंग। अगर पेशेंट को एक्टिव अपर जीआई ब्लीडिंग है फर्स्ट 24 आवर ऑफ एडमिशन में, तो फर्स्ट 24 आवर ऑफ एडमिशन में पेशेंट को कौन सी डाइट दी जाएगी, विद एक्टिव अपर जीआई ब्लीडिंग। तो पेशेंट को है नथिंग बाई माउथ, कोई डाइट नहीं दी जाएगी, पेशेंट को नील बाई माउथ रखा जाएगा, एनपीओ। ठीक है। द नेक्स्ट इज डंपिंग सिंड्रोम। 2013 डीएसएसबी का रिपीटेड क्वेश्चन है। डंपिंग सिंड्रोम नाम सुना होगा आपने। डंपिंग सिंड्रोम में डायरिया की कंडीशन देखी जाती है जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है किसकी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक सब टोटल पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक, मतलब स्टमक का सब टोटल पार्ट जब रिमूव किया जाता है तो गैस्ट्रिक सिंड्रोम देखा जाता है। डंपिंग सिंड्रोम, सॉरी बाय मिस्टेक, डंपिंग सिंड्रोम। अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। डंपिंग सिंड्रोम जो है कॉमन है आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी। गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद जो है डंपिंग सिंड्रोम देखना काफ़ी मोर कॉमन है, एंड इट इज़ द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब डंपिंग सिंड्रोम जो है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिसमें इंक्लूड होता है वीकनेस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, समटाइम्स एबनॉर्मल रैपिड बावल इवैक्यूएशन जैसा कि लूज मोशन एंड increase peristalsis, and occur after the meal in some patient who have undergone the gastric surgery. Okay, the next is what kind of bowel sound is auscultated with a patient in early dumping syndrome। अब पेशेंट एक अर्ली डंपिंग सिंड्रोम के अंडर में है, ठीक है, तो उसमें अगर हम बावल साउंड को ऑस्कल्टेट करेंगे तो किस टाइप का साउंड सुनने में आएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉर्बोरिग्मी साउंड। बॉर्बोरिग्मी साउंड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको टर्म एक डिस्क्राइब किया गया है, बॉर्बिग्मी साइन रेफर्स टू एक लाउड हाइपर एक्टिव बावल साउंड होता है, ग्रोलिंग एंड रमलिंग साउंड टाइप का होता है, दैट द स्टमक इन इंटेस्टाइन मेक अस फूड फ्लूइड्स एंड गैस पास थ्रू देम। ओके, द नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ डाइट शुड बी अवॉइडेड विद द पर्सन हु हैज़ डंपिंग सिंड्रोम। अब डंपिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट को कौन सी डाइट अवॉइड करनी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिल्क एंड स्वीट प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड स्वीट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना होगा। अब आपको थोड़ा नीचे एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है जो रिफाइंड शुगर्स होती हैं वो रैपिडली वाटर को एब्जॉर्ब करती है बॉडी से, जिससे कि सिम्टम कॉज होते हैं। अब सिम्टम क्या होंगे, आफ्टर ईटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सर्टन फैट्स एंड फ्राइड। ठीक है, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट और फैट विथ फ्राई फूड्स खाएंगे तो आपको सिम्टम शो होंगे डंपिंग सिंड्रोम के। अब आपको बोला गया है कौन सा खाना, कौन सा फूड लेना है, कौन सा फूड नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पहला है अवॉइड करने के लिए, कैंडी, स्वीट ड्रिंक, केक, कुकीज़, पेस्ट्री, स्वीट ब्रेड्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड फ्राई फ्रूट्स को आपको टोटली अवॉइड करना है विद डंपिंग सिंड्रोम। एंड फूड्स टू ईट विद डंपिंग सिंड्रोम, फूड्स टू ईट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर सप्लीमेंट्स, वेजिटेबल, होल व्हीट ब्रेड। ठीक है, द नेक्स्ट इज रिपीटेड क्वेश्चन है ESIC 2019 का। द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स यूजुअली एग्जिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अपेंडिसाइटिस का जो यूजुअल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो पेशेंट में मोर कॉमन देखा जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रीबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट। ठीक, मैकबर्नी पॉइंट पे रीबाउंड टेंडरनेस देखी जाती है। थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन में है द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस। अगर पेशेंट अपेंडिसाइटिस का है तो यूजुअली क्या एग्जिबिट करेगा कि उसको रिबाउंड टेंडरनेस है एट मैकबर्नी पॉइंट। ठीक है, जिसको हम ब्लमबर्ग साइन भी बोलेंगे। इस साइन को हम बोलेंगे ब्लमबर्ग साइन या रिबाउंड टेंडरनेस। एंड अब ये क्या है, इट रेफर्स टू पेन अपन रिमूवल ऑफ प्रेशर रेदर देन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर टू द एब्डोमेन। इट इज़ द पॉजिटिव इन अपेंडिसाइटिस। अगर आप मैकबर्नी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको पेन फील होगा, पेन एलिसिट होगा, तो उसको बोलेंगे ब्लमबर्ग साइन या रिबाउंड टेंडरनेस। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 ईयर ओल्ड पेशेंट विथ कंप्लेंट ऑफ पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये आपके क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपके क्वाड्रेंट्स है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, ओके।
लेफ़्ट एंड राइट, ओके। अब इस राइट लोअर क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा रेड कलर से येलो कलर से मार्क कर देती हूँ। इस क्वाड्रेंट में पेशेंट को पेन है। अब पेशेंट हो गया एडमिट। अब असेसमेंट किया पेशेंट का, तो पेशेंट को क्या था, इस मैकबर्नी पॉइंट में यहाँ पेन था। तो अब क्या हुआ, एडिशनली लैब टेस्ट भी करवा लिया अपेंडिसाइटिस के लिए। अब यहाँ पूछा गया है कौन सा टेस्ट करवाया होगा जिससे कि डॉक्टर को कंफर्म हो गया कि हाँ यार मैकबर्नी पॉइंट पे पेन भी है और ये टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना होगा कौन सा टेस्ट करवाया होगा डॉक्टर ने जिससे कि सजेशन जो है अपेंडिसाइटिस की वो कंफर्म हो गई डॉक्टर को। WBC, बाय मिस्टेक थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे ये इसको कट कर देते हैं, ये ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए। 13,000, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है WBC ऑफ 13,000, RBC ऑफ 4.7 मिलियन, प्लेटलेट काउंट 2.5 लाख एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे WBC का जो लेवल है, आपकी जो WBC है वो इंक्रीज़ है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन है। कहीं इन्फेक्शन की वजह से WBC जो है वहाँ पे अपनी फाइट लड़ रही है बॉडी के साथ, ठीक है। बॉडी और जो बैक्टीरिया है, जो जर्म है या इन्फ्लामेशन जो है वो फाइट कर रहे हैं बॉडी में, और जिसकी वजह से WBC का जो लेवल है वो हाई है। इन अपेंडिसाइटिस WBC काउंट एलिवेटेड एंड RBC एंड प्लेटलेट वैल्यू जो है गिवन मोर आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ओके। आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्लिनिकल साइन इन विच प्रेशर ऑन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। आपको एक और क्वाड्रेंट बना के दिखा देती हूँ, ये लेफ़्ट है, ये राइट है। अब यहाँ ये बोला गया है अगर डॉक्टर ने लेफ़्ट साइड में प्रेशर लगाया, ठीक है, और पेन हो रहा है राइट में, और आपका अपेंडिक्स राइट में ही होता है, ठीक है। लेफ़्ट क्वाड्रेंट में प्रेशर पुट करेंगे बाय फिंगर या हैंड, और पेन होगा आपको राइट में, तो इससे क्या है, इस साइन को हम क्या बोलेंगे, ये कंफर्म करता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। बट इस साइन का कुछ नाम है जो कि 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, रोसिंग साइन, कुलन साइन, होमन साइन, कर्निक साइन। कर्निक साइन आपको मिलेगा मेनिंजाइटिस में, होमन साइन मिलेगा आपको DVT में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कुलन साइन मिलेगा आपको पैनक्रेटाइटिस में, और रोसिंग साइन जो आपका ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, जो कि आपको मिलेगा अपेंडिसाइटिस में। और रोसिंग साइन की एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर फिजिशियन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेशर पुट करते हैं तो पेन एलिसिट होता है आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट में, जिसको हम बोलते हैं रोसिंग साइन, विच इज़ द साइन फॉर द अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2013 का DSSB का रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रियो प्रिपरेशन फॉर अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी मतलब रिमूवल एंड रिसेक्शन ऑफ, सर्जिकली रिसेक्शन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। सर्जिकली रिमूव किया जाएगा अपेंडिक्स को, और उसके लिए जो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन जो है इंक्लूड नहीं करनी है। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, एग्जाम में यही गलत होता है, नोट लिखा है, ठीक है। इन 4 में से क्या नहीं करना है, कंसर्न तो लेना ही पड़ेगा, बिना कंसर्न के तो कोई सर्जरी नहीं होती है। स्किन प्रिपेयर भी करनी पड़ेगी, बिना स्किन प्रिपेयर करे कोई सर्जरी भी परफॉर्म नहीं होगी। ज्वेलरी भी उतारनी पड़ेगी, कोई बिना ज्वेलरी को पहने ही कोई सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर A। अब आपके मन में आएगा भाई अनीमा तो देना ही पड़ता है, बिना अनीमा के कैसे सर्जरी होगी। हाँ सही बात, बट अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में क्या होता है, अनीमा नहीं देना है। अनीमा देने से क्या होगा, जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में अनीमा देने से अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट में पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियल लेयर में इन्फेक्शन हो सकता है, और जिससे पूरी बॉडी में सेप्टिसीमिया फैल सकता है, और जिससे फाइनली ये होगा कि पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अनीमा नहीं देना होता है। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, थियोरेटिकल लाइफ में हमेशा याद रखना। जैसा कि आपको यहाँ पे समझा रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनीमा कॉज द इंक्रीज प्रेशर इन द कोलोन में प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे कि अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अनीमा जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अपेंडिसाइटिस, एंड हॉट एप्लीकेशन ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दिस कंडीशन एट लीस्ट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एंड रप्चर ऑफ अपेंडिक्स। साथ ही साथ हॉट एप्लीकेशन भी लगानी नहीं होती, जिससे कि अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इन मैनिफेस्टेशन ऑफ पायलोरिक स्टेनोसिस।
अब पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो मेन मैनिफेस्टेशन होती है यहाँ पे ये पूछी गई है, आपको खुद समझना होगा। यहाँ पे मेन लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में कंडीशन तो सारी हो सकती है, बट मेन जो है ना आपको ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग पाइलोरिक स्टेनोसिस में ही देखी जाती है। ठीक है, वॉमिटिंग विद मटेरियल इजेक्ट विद ग्रेट फोर्स के साथ वॉमिटिंग की जाती है, एंड सीन कॉमनली ओनली इन कंजेनिटल पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्स भुवनेश्वर का है 2018। ऑल आर द कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट वन। इन चारों में से कोई एक ऐसा कॉज कॉन्स्टिपेशन का नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा है, नॉट तो लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट तो लिखा है ना। कोई तीन में से कोई एक ऑप्शन जो है कॉन्स्टिपेशन का कॉज नहीं है। inadequate diet fiber, decreased fluid intake, laxative abuse and decreased gastrointestinal motility। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, laxative abuse। ओके, द नेक्स्ट इज a ganglionic disease of intestinal tract which cause the inadequate motility। ठीक है, a ganglionic means absence of ganglia in the intestinal tract, जिससे कि इनएडिक्वेट मोटिलिटी होगी जीआई ट्रैक्ट में, और उस टर्म को हम क्या बोलेंगे। ये ESIC 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्शस्प्रुंग डिजीज। हर्शस्प्रुंग डिजीज में ए गैंग्लियोनिक कंडीशन देखी जाती है। ए गैंग्लियोनिक जो है एक कंजेनिटल डिफेक्ट होता है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, जिसमें कि इनएडिक्वेट मोटिलिटी होती है, और इसको हम बोलते हैं हर्शस्प्रुंग डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो नर्व सप्लाई होती है वो इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट में एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं ए गैंग्लियोनिक, एब्सेंस ऑफ गैंग्लिया, ये एब्सेंस ऑफ नर्व सप्लाई। ये जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है फेलियर टू पास मेकोनियम। मेकोनियम जो है फर्स्ट स्टूल होता है जो कि न्यूबॉर्न के थ्रू पास किया जाता है। अगर मेकोनियम जो है 24 to 48 आफ्टर बर्थ अगर पास नहीं हो रही है, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि शायद इट मे बी इंडिकेट द हर्शस्प्रुंग डिजीज। द नेक्स्ट इज द करेक्टिव सर्जरी। अब यहाँ पे हर्शस्प्रुंग डिजीज़ के लिए करेक्टिव सर्जरी पूछी गई है, जो कि स्टाफ नर्स 2014 में रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। आपको याद रखना होगा कि जो उसका राइट आंसर है हर्शस्प्रुंग डिजीज़ में दुहामल प्रोसीजर करते हैं। ओके, दुहामल प्रोसीजर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बोला है क्यूरेंट जेली स्टूल। क्यूरेंट जेली स्टूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑप्शन नंबर बी इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन में जैली स्टूल आता है, आपको याद रखना होगा, एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है। नेक्स्ट इज टू परफॉर्म दी कोलोस्टोमी इरिगेशन। अब कोलोस्टोमी की इरिगेशन परफॉर्म करनी है तो उसमें जो कैथेटर है वो स्टोमा के अंदर कितना इंसर्ट करना है, कितना सेंटीमीटर आपको इंसर्ट करना होगा, ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 10 सेंटीमीटर करेक्ट है। कोलोस्टोमी को इरिगेशन परफॉर्म करने के लिए जो कैथेटर है आपको 2 to 4 इंचेस बोल सकते हैं, या 5 to 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, बावल में इंसर्ट करना होगा फ्लूइड इरिगेंट को इंस्टिल करने के लिए, जिससे so the catheter can be insert up to 10 centimeter। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हेमरॉइड्स इंक्लूड्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से बोल रखा है कि कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है हेमरॉइड्स में होते हैं। रेक्टल ब्लीडिंग होती है, ईचिंग भी होती है ना इसके साइड में, बावल मूवमेंट भी पेनफुल होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो मैंशन साइन इंडिकेट द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। मतलब कि पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, और उन 4 में से आपको ये बताना है कि कौन सा साइन है जो ये शो करेगा कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ठीक है, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट को क्ले कलर्ड स्टूल आएगा, क्योंकि जो बाइल का प्रोडक्शन तो हो रहा है बट उसका जो पैसेज है ना रिमूवल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो क्ले कलर की हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अगर ड्यू टू इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है बाइल डक्ट की वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा बाइल डक्ट का, जिससे कि लीवर जो है बाइल सॉल्ट को है लीवर में रिलीज करता है, बाइल सॉल्ट को स्टूल में, एंड गिविंग इट अ नॉर्मल ब्राउन कलर, जिससे कि ब्राउन कलर नॉर्मली आपको देखा जाता है स्टूल में। बट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो गट तक नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि नो स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन, एंड द स्टूल्स आर डिवॉइड ऑफ येलो कलर, एंड दिस मेक द स्टूल पेल वाइट और लुक लाइक क्ले।
ठीक है, जिसके वजह से जो है स्टूल क्ले कलर का दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है गट तक नहीं पहुंच पाता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक पेशेंट है जिसको सेंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट की गई है। सेंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब जो है इंसर्ट की गई है और सडनली पेशेंट को क्या हो गया, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में। तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती सबसे पहले यहाँ पे बोला है नर्स का पहला कौन सा स्टेप होगा, तो आपको पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले ट्यूब को कट करते ही रिमूव करना है और कुछ नहीं। सेंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब जो है इसोफेजियल ब्लीडिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कट एंड रिमूव करना है ट्यूब को। सेंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब जो है एक मेडिकल डिवाइस है जो इंसर्ट किया जाता है थ्रू द नोज या माउथ एंड यूज्ड ओकेशनली इन द मैनेजमेंट ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग हेमरेज ड्यू टू esophageal varices एंड डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग इज द इंडिकेशन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ओरोफेरिंक्स में, जिससे कि जो बलून है, बलून वहां पे इन्फ्लेटेड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है ओरोफेरिंक्स में। तो जो सेंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब है उसको तुरंत कट करना है और रिमूव करना है इमीडिएटली। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो एम्स भुवनेश्वर का है, विच हेपेटाइटिस इज मोर ऑफन सीन इन आउटब्रेक्स इन द कैंप एंड इंस्टीट्यूशन। आउटब्रेक एंड कैंप में कौन सा हेपेटाइटिस देखा जाएगा और क्यों देखा जाएगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। हेपेटाइटिस ए आपका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस ए जो है ओरोफिकल रूट मतलब गंदा खाना और गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारी है हेपेटाइटिस ए, जो कि कैंप और इंस्टीट्यूशन में ही देखी जाएगी, क्योंकि अगर वहां गंदा पानी आ रहा है इन्फेक्टेड, या गंदा खाना खाया जा रहा है, इन्फेक्टेड खाना खाया जा रहा है, तो वहां पे हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस हैं, ठीक है। यूज ऑफ लैक्टुलोज सिरप आपने हॉस्पिटल में देखी होगी, वो पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन के लिए दी जाती है और साथ ही साथ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में भी दी जाती है। क्यों दी जाती है? बिकॉज जो सीरम अमोनिया लेवल है वो डिक्रीज कर देता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलोरी डिजनरेशन सीन इन एल्कोहलिक लीवर डिजीज। एल्कोहलिक लीवर डिजीज में जो है मेलोरी डिजनरेशन देखी जाती है इन द फॉर्म ऑफ हाइलिन डिजनरेशन, ठीक है, हाइलिन का डिजनरेशन होता है एल्कोहलिक लीवर डिजीज में, ठीक। मेलोरी डिजनरेशन सीन इन एल्कोहलिक लीवर डिजीज इज द फॉर्म ऑफ हाइलिन डिजनरेशन। हिस्टोलॉजिकल मेलोरी बॉडी जो है एक इरेगुलर रॉब लाइक अमोर्फस इजोनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है जो हेपेटोसाइट्स में फाउंड होता है। The nurse is a planning care for a patient with cirrhosis। जो नर्स है एक प्लानिंग कर रही है for the care of patient with cirrhosis। पेशेंट को सिरोसिस है और नर्स प्लान कर रही है उसकी केयर। For which condition would the nurse place the patient on bleeding precaution? ब्लीडिंग प्रिकॉशन में पेशेंट को कब रखेगी नर्स, कब उसको प्लेस करेगी उस कंडीशन में कि पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिकॉशन के साथ हैंडल करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिरोसिस में क्या है, पेशेंट का जो विटामिन के लो हो सकता है, तो अगर उस टाइम पे पेशेंट के कोगुलेशन फैक्टर्स सिंथेसिस सिक्रेशन नहीं हो रहे हैं, लो विटामिन के है, तो ब्लीडिंग प्रिकॉशन में पेशेंट को रखना है। कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं करना है जिसमें पेशेंट को हम, जैसे कि हम कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करना है, क्योंकि लो विटामिन के होने की वजह से पेशेंट में कोगुलेशन फैक्टर एब्सेंट रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। One of the factor implicated in pathogenesis of coagulopathy of liver disease is vitamin K deficiency। सिरोसिस में विटामिन की डेफिशिएंसी देखी जाएगी, कोगुलोपैथी देखी जाएगी, और विटामिन के जो है एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द नॉर्मल कोगुलेशन। अब बॉडी जो है विटामिन के को स्टोर नहीं कर पा रही है, इज नॉट हाई एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इज हाईली डिपेंड अपॉन द बाइल। अब बाइल पे डिपेंड करता है विटामिन के का एब्जॉर्प्शन, बट लीवर तो ऑलरेडी खराब है, तो बाइल कैसे ठीक तरीके से प्रोड्यूस होगा? बाइल ठीक प्रोड्यूस नहीं होगा तो विटामिन के तो पेट में जा रहा है बट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। For these reasons, patient with cholestatic liver disease, cirrhosis and small bowel malabsorption, they develop the vitamin K deficiency and insufficient vitamin K जो है वो क्या करेगा, excessive bleeding and easy bruising की condition create कर सकता है, okay? And the last question is the inflammation and degeneration of liver parenchyma। लीवर की पेरेंकाइमा का इन्फ्लामेशन एंड डीजनरेशन जो है सिरोसिस कहलाएगा, सिरोसिस ऑफ लीवर। आज की क्लास यही कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों।
काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई थी। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने की। ऐसी ही और भी नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो भी लाइक कर लेना। तो गुड बाय एंड टेक केयर।